ये कहानी ओरिगन नामक शहर से शुरू होती है, जो कि आज से लगभग 30 साल पहले यानी 1995 में ओरिगन, जो कि यूएस का ही एक शहर है, ओरिगन के ही हिली टाइप एरिया में एक गांव होता है, जहां पर ब्लेक नाम का बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। ब्लेक की मां पहले ही गुजर चुकी थी। अब पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी उसके पिता के ऊपर थी। ब्लैक के पिता उसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि इस एरिया में एक बात फैली हुई थी कि कोई इंसान जैसे दिखने वाला अजीब सा जानवर है, जो इस एरिया में घूमकर इंसानों का शिकार कर रहा है। इसी वजह से उसके पिता उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उससे काफी सख्ती से पेश आते थे। तो एक दिन ब्लैक के पिता उसको शिकार पर लेकर जाते हैं। शिकार के दौरान उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। उसके पिता उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिरन बंदूक के रेंज से काफी बाहर हो जाता है। इधर ब्लैक के पिता का ध्यान हिरन की तरफ था और उधर ब्लैक वहां से भाग जाता है और उसे लगता है कि वह दूसरी तरफ से उस हिरन का शिकार कर सकता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शिकार करने के चक्कर में वह खुद शिकार हो सकता था। उसे स्कोप में हिरन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन एक आदमी जैसे क्रिएचर दिख जाता है, जो कि जानवरों की तरह आवाज निकाल रहा था। उसकी आवाज से जंगल में भयंकर मंजर बन गया था। ये देख के ब्लैक काफी डर जाता है। तभी इतने में उसके पिता उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और तुरंत उसे लेकर हंटिंग शेल्टर में छिप जाते हैं। ब्लैक के पिता जब स्कोप से देखते हैं तो नीचे में हिरन की लाश पड़ी हुई थी, जिसका पेट बुरी तरह फटा हुआ था। ये देख के ब्लैक के पिता बुरी तरह डर जाते हैं। ये वही हिरन था जिसका शिकार ये करने वाले थे, लेकिन उस जानवर ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया था और अब वही जानवर इनका काम तमाम करने के चक्कर में था। तभी ब्लैक के पिता को वह जानवर दिख जाता है। वह उस पर शूट कर भी कर देते हैं, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां से भाग निकलता है। रही बात ब्लैक की, तो वह काफी डरा हुआ था। वह अपने पिता से पूछता है कि डैड, ये क्या था, जिस पर उसके पिता झूठ बोल देते हैं कि ये एक बेयर था। लेकिन फिर इसके बाद ब्लैक अपने पिता को किसी से बातें करते हुए सुनता है, जिसमें कि वो कह रहे थे कि वो जो आदमखोर है वो सच में है। आज उससे मेरा सामना हुआ था, मुझे उसका कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे बेटे को उससे खतरा है। अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे शिफ्ट होती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ 2023 में ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में रहता था और अब वो खुद एक पिता बन चुका था। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम जिंजर था। ब्लैक जिंजर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहते था जैसे उसके पिता उसके साथ करते थे। जिंजर भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। बाप बेटी एक गेम भी खेला करते थे, जिसमें जिंजर ब्लैक के थॉट को गैस करती थी कि वह क्या सोच रहा है। और आप इस गेम को याद रखना, क्योंकि कहानी के एंड में यह काम आएगा। यहां पर मैं बता दूं कि ब्लैक जो है वो पार्ट टाइम राइटर है, इसलिए ज्यादातर समय वह घर में ही रहता था। रही बात ब्लैक की वाइफ की, तो उसका नाम शार्लो होता है। शार्लो जो है वह न्यूज चैनल में काम करती है। काम में बिजी होने के कारण उसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका न के बराबर मिलता था, जिस वजह से ब्लैक और शार्लो के रिलेशन में दूरियां बढ़ने लगी थीं। शार्लो भी अपनी फैमिली से प्यार करती थी, उन्हें टाइम देना चाहती थी, लेकिन उसे अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसे यह मौका ही नहीं मिलता था। खैर, यहाँ पर ब्लैक के पास एक लेटर आता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके जो पिता थे, जो सालों पहले गायब हो गए थे, अब वो मर चुके हैं। असल में हुआ ये था कि ब्लैक के पिता उस शैतान को मारने के लिए गए थे और उसके बाद से ही वो लापता हो गए थे। और अब सालों बाद पुलिस ने कंफर्म करके ब्लैक को ये लेटर भेजा है कि उसके पिता को ऑफिशियल डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि ब्लैक और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन यह खबर सुनकर ब्लैक को काफी खराब लगा। इस मोमेंट में ब्लैक को फील होता है कि उसे अपने पुराने फैमिली हाउस को विजिट करना चाहिए। विद फैमिली वो शार्लो और जिंजर को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि इस ट्रिप के बहाने ही सही उनकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वह थोड़ी और अच्छी हो जाए। शार्लो भी जाने को तैयार हो जाती है। वह भी चाहती थी कि अपने काम से ब्रेक लेकर वो फैमिली के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड करे। खैर, अब ब्लैक अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए अपने गांव तो पहुंच चुका था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह जगह छोड़े उसे 30 साल हो चुके थे और अब काफी कुछ बदल चुका था। इसलिए रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी बंद थी। ऊपर से यहाँ मैप वगैरह भी ये लोग नहीं देख सकते थे। तभी सब दूर एक ट्री हाउस पर एक आदमी को देखते हैं। वह आदमी भी उन्हें देख लेता है और अब वह ट्री हाउस से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसने एक गन ले रखी थी। यह देखकर शार्लो डर जाती है।
वो तुरंत ब्लैक को वहां से चलने के लिए कहती है कि उसने गन ले रखी है, यहां से चलो। जिस पर ब्लैक उसे समझाता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हर कोई अपने पास गन रखता ही है। खैर, वह जो आदमी था वह ब्लैक के बचपन का ही दोस्त था। वो ब्लैक को पहचान लेता है। उसका नाम था डेरेक ब्लैक। उसे बताता है कि वह अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा। फिर डेरेक ही उनके साथ चलकर उन्हें गाइड करता है। सफर के दौरान रात हो जाती है और अब वो अपने घर के काफी क्लोज पहुंच चुके थे। लेकिन तभी रास्ते में कार के सामने एकदम से कुछ आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनका गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उनका एक्सीडेंट होकर गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी हाइट में अटक जाती है। इस हादसे से डेरेक काफी डर जाता है और वह डोर खोलकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन इनकी जो गाड़ी थी वह हाइट पर अटकी हुई थी, जिस वजह से डोर खोलते ही वह नीचे गिर पड़ता है। ऊपर से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आती है। शार्लो और जिंजर जैसे तैसे करके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। दरअसल वह वही आदमखोर था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वह सबसे पहले ब्लैक के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में आदमखोर ब्लैक के हाथ में खरोंच लगा देता है, जिसमें कि उसका हाथ घायल हो जाता है। इसके बाद आदमखोर डेरेक के ऊपर हमला कर देता है। आदमखोर ने डेरेक की छाती फाड़ दी थी। डेरेक का शिकार करने के बाद वह उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। खैर, अब ब्लैक वहां से किसी तरह निकल आता है और फिर सब उस जानवर से बचकर भागने लगते हैं। इसी दौरान वो सब एक घर के पास पहुंच जाते हैं जो कि ब्लैक का ही घर था। ब्लैक सबको लेकर तुरंत घर की तरफ भागता है। वो आदमखोर उनके पीछे ही आ रहा था। खैर, जैसे तैसे उस जानवर से बचकर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर लाइट नहीं थी और जिंजर और शार्लो भी काफी डरे हुए थे। तो सबसे पहले ब्लैक जो है वो टॉर्च ढूंढता है। फिर उस टॉर्च की हेल्प से वह जाकर जनरेटर ऑन करता है। फिर ब्लैक जाकर खिड़की से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जानवर अब जा चुका है। और शार्ले जो थी वह काफी कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये क्या चीज थी। ब्लैक कहता है कि मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है। वह किसी तरह का कोई जानवर है या पता नहीं क्या है। जिस एक्सीडेंट से पहले मैंने उसे देखा था वह दो पैरों पर खड़ा था, जो कि काफी अजीब बात है। शार्लो का कहना था, हम इस चीज का अकेले सामना नहीं कर सकते। हमें पता भी नहीं कि वह क्या है। हमें कैसे भी करके कहीं से मदद बुलानी होगी। तभी ब्लैक को ध्यान आता है अपने पिता के पुराने सीबी रेडियो का। वह लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और तभी अचानक से ब्लैक के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वो नोटिस करता है कि उसके दांत झड़ रहे थे, प्लस उसके हाथ से खून बह रहा था। इन सब चक्कर में वह अपने चोट को तो भूल ही गया था जो उसे गाड़ी में लगी थी। ब्लैक का कहना था कि उसके हाथ पर जो कट लगा है वह विंडो की गिलास से लगा है। लेकिन शार्लो का कहना था कि ग्लास के कट का निशान नहीं लग रहा, शायद तुम्हें उस जानवर का पंजा लगा है। खैर, वह उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। फिर शार्लो जो है वह जिंजर को लेकर सो जाती है और ब्लैक जो है वह मेन डोर को ब्लॉक करने में लगा हुआ था। और तभी उसे किसी जानवर के चलने की बहुत तेज आवाज आती है। इतनी तेज तेज आवाज होने के बावजूद शार्लो और जिंजर आराम से सो रहे थे, क्योंकि वह आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ ब्लैक ही उसे सुन पा रहा था। ब्लैक उस आवाज का पीछा करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब उसे पता चलता है तो वह यह देखकर शॉक रह जाता है। वह एक स्पाइडर होता है जो क्लोजेट के अंदर चल रहा था और उसी की आवाज इतनी तेज तेज आ रही थी। उसका जो भेड़िया वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वह चालू हो चुका था। उसके सारे दांत जड़ रहे थे और अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अब उसकी सुनने की पावर भी उसकी कई गुना बढ़ गई थी। ब्लैक के लिए सब काफी अजीब और डरावना था। एक पल के लिए तो उसे लगता है जैसे उसका सर ही फट जाएगा। खैर, जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और अपनी इस एबिलिटी का फायदा उठाता है। अब वह उस भेड़िए को भी सुन पा रहा था। वह घर के आसपास ही था। वह दरवाजे पर ही जाकर उसे कान लगाकर सुनने लगता है कि तभी इतने में भेड़िया नीचे से उसके पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है। शार्लो जैसे ही देखती है कि उसका पति खतरे में है, वो तुरंत भागकर एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस भेड़िए के हाथ में जोरदार हमला कर देती है। इस हमले में भेड़िए का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब ब्लैक भेड़िया से तो बच गया था, लेकिन उसके अंदर जो वायरस था वह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब तो उसे उनकी आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब और डरावनी सी वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था।
साथ ही साथ इंसानों जैसे बोलने की एबिलिटी भी वह खो दिया था। शार्लो ये बात समझ चुकी थी कि उसके पति को उस जानवर से कोई इन्फेक्शन लगा है। ब्लैक भी समझ गया था कि उसको कुछ हो गया है और अब शायद वह नहीं बचने वाला, और डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। यह देखकर शार्लो से संभालती है। फिर उसके लिए एक पेन और पेपर लेकर आती है, जिस पर वह लिखकर बताया कि वह क्या कहना चाहता है। और वह लिखता है कि मैं मर रहा हूं, जिस पर शार्लो उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बस बीमार हो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसे शार्ले की बातें कहाँ समझ आ रही थी। उसे सब कुछ धुंधला सुनाई दे रहा था, और अब तो उसका विजन भी धुंधला हो गया था। वो उसे अपनी पत्नी अजीब से दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें चमक रही थीं, लाइक नाइट विजन। प्लस अब ब्लैक के बाल भी बुरी तरह से झड़ रहे थे। उसके लिए यह सब एक्सपीरियंस बहुत ही भयानक था। अपने पिता की हालत देखकर जिंजर काफी घबरा जाती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि पिता को क्या हुआ है, और शार्ले उसको समझाती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पिता बस बीमार हैं, सुबह होते ही हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तभी इतने में शार्ले देखती है कि ब्लैक के हाथ से खून बह रहा था। अब जिंजर को तुरंत दूसरे रूम में भेज देती है। फिर शार्लोट पट्टी हटाकर देखती है तो ब्लैक का जो हाथ था, उसका आधा मांस गल गया था, शायद इन्फेक्शन की वजह से। अब ब्लैक को तो इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि उसका जो हाथ था, वो जिसमें से मांस उतरा हुआ था, उसे कुतरने लगता है और अपने दांतों से काटने लगता है। डॉग्स और वल्फ भी इसी तरह अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर शार्ले बिल्कुल डर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ब्लैक की हालत बदतर होती जा रही थी। उसके पास सुबह तक का टाइम नहीं था। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो शायद वह अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। वो खिड़की से देखती है कि बाहर एक कार खड़ी थी, और अब शार्ले यहाँ पर काफी बड़ा रिस्क लेती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। वह अपनी फैमिली को उसी कार में वहां से निकालने की कोशिश करती है। काफी दिनों से खड़े होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। शार्लोट जैसे तैसे करके गाड़ी को ठीक करती है और अंदर आ जाती है। काफी दिनों से खड़े होने के कारण गाड़ी के शीशे धूल से ढक गए थे। जैसे ही शीशे साफ करने के लिए वे वाइपर चलाते हैं, सामने देख के उनकी रूह ही कांप जाती है। वह आदमखोर भेड़िया उन्हीं की ओर देख रहा था, मानो वह उन्हीं का घर से बाहर आने का वेट कर रहा हो, और वह उनका शिकार कर सके। वह उन पर हमला कर देता है। हमले में शार्लोट भेड़िए के एक हाथ को बुरी तरह जख्मी कर देती है। सबको कार से निकलकर भागने का मौका मिल जाता है। भागते भागते उन्हें एक पास में एक ग्रीन हाउस दिख जाता है। सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वह ग्रीन हाउस के ऊपर थे, और भेड़िया ग्रीन हाउस के नीचे वह छत को फाड़ने लगता है। एक पॉइंट पर तो जिंजर एक फटे हुए हिस्से से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन शार्ले उसको पकड़ लेती है और वह बाल बाल बचती है। अब क्योंकि ग्रीन हाउस की छत पर यह लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे, ब्लैक शार्ले को इशारा करता है कि वह जिंजर को लेकर घर की तरफ भागे। फिर ब्लैक अपने आप को चारा बना के उस भेड़िए को दूसरी तरफ भगा कर ले जाता है, जिसका फायदा उठाकर शार्लो जिंजर को लेकर सेफली घर के अंदर चली जाती है। और इस बार ब्लैक जब वापस आता है तो पहले से ज्यादा डिफॉर्म हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह झड़ चुके थे, और उसके बड़े बड़े और नुकीले वाले दांत भी आ गए थे। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब लग रही थी, और अचानक से वह खून की उल्टी कर देता है, जिसके अंदर से उंगलियां भी निकलती हैं। यानी उस भेड़िया से लड़ते वक्त वह उसकी उंगलियां काट कर खा गया था। ब्लैक का जानवर वाला रूप अब उस पर हावी होना शुरू हो गया था। उसे भी रियलाइज हो गया था कि वह कभी भी अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वह उनसे दूर जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, पहले वाला भेड़िया उसे अपनी उंगलियों का हिसाब लेने आ गया था। ब्लैक और उस भेड़िया के बीच में काफी तगड़ी फाइट चलती है। शुरू में तो पहले वाला भेड़िया ब्लैक पर भारी पड़ता है। वह ब्लैक को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन एंड में ब्लैक उसकी गर्दन काट कर फाड़ देता है, जिससे उस भेड़िया की फाइनली मौत हो जाती है। और इससे हमें पता चलता है कि यह वाले जो भेड़िया हैं ये अमर नहीं हैं। इन्हें मारा जा सकता है बिना सिल्वर बुलेट के। और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है। ब्लैक देखता कि इस भेड़िया के हाथ में सेम टैटू था जो ब्लैक के पिता के हाथ पर था। यानी ये भेड़िया उसक पिता ही थे। वो कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो खुद एक भेड़िया बन चुके थे। ये एक तरह का कोई इन्फेक्शन था जो ब्लैक के डैड ने अब उसे पास कर दिया था। ब्लैक समझ जाता है कि अब वह भी इस तरह का आदमखोर बन जाएगा, और अपनी फैमिली के लिए खतरा भी, इसीलिए वो उस घर से बाहर निकल जाता है। तभी ब्लैक को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो कंप्लीट होने वाला था। उसका जो जबड़ा था वो चौड़ा होने लगता है।
उसके लंबे नुकीले नाखून निकलने लगते हैं, बॉडी पर बाल आने लगते हैं। वह अपने पिता की तरह एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। ब्लैक के अंदर का भेड़िया अब उस पर हावी हो गया था और वह अपनी फैमिली पर ही अटैक करने जाता है। शार्लो समझ चुकी थी कि ब्लैक अब पूरी तरह से आदमखोर बन चुका है और अब वह उनके लिए खतरा है। इस बार वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और अपने बचाव के लिए एक चाकू रख लेती है। ब्लैक जैसे तैसे घर के अंदर घुसी आता है। समहाउ ब्लैक के अंदर का इंसान अभी भी अपने जानवर वाले रूप से लड़ रहा था, लेकिन शार्लो उसे खतरा समझकर उस पर चाकू चला देती है। इसके बाद भी ब्लैक अभी भी उस पर अटैक नहीं कर रहा था और इतने में शार्लो जिंजर को लेकर भाग जाती है। शार्लो जिंजर को लेकर अब एक बाड़े में जाकर छुप जाती है। बाड़े के अंदर उसे एक बियर ट्रैप भी दिख जाता है और अब ब्लैक को रोकने के लिए उसी का यूज करती है। अब ब्लैक जो है वह बाड़े को तोड़कर उसके अंदर घुस आता है। अब बाड़े के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, तो शार्लो को लग रहा था कि ब्लैक उन्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्लैक उन्हें देख पा रहा था क्योंकि इसके पास नाइट विजन जो था, बट स्टिल वो उन पर अटैक नहीं करता। ब्लैक जब उनकी तरफ बढ़ता है तो उसका पैर उस बियर ट्रैप में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर शार्लो तुरंत जिंजर को लेकर वहां से भाग जाती है। ट्रैप से छूटने के लिए ब्लैक अपना पैर ही चबाकर काट देता है और फिर घुटनों पर ही क्रॉल करके उनका पीछा करता है। इधर माँ बेटी घूम फिर कर उसी जगह पर आ गई थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां पर उनकी गाड़ी पलटी हुई थी और पास में डेरेक का कटा हुआ हाथ पड़ा था। वहीं पर उसकी गन भी पड़ी थी। फिर शार्लो उस गन को लेकर जिंजर के साथ एक ट्री हाउस में जाकर छुप जाती है। इन सब के बीच अब सुबह भी हो गई थी। उन दोनों का पीछा करते हुए ब्लैक ट्री हाउस तक पहुंच जाता है। वो उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर उनके पास आ जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। ब्लैक कभी भी अपनी पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह ऐसा बन गया था कि उसकी खुद की ही बेटी को उससे डर लग रहा था, जो उसके अराउंड पहले सबसे सेफ फील करती थी। ब्लैक को यह हरगिज मंजूर नहीं था, उसे बिल्कुल भी नहीं बनना था। इस पॉइंट पर जिंजर अपने डैड के थॉट्स को पढ़ लेती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड चाहते हैं कि अब इसे खत्म कर दो, लेकिन शार्ले से ये नहीं हो पा रहा था। वह चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी। इस पर ब्लैक उसे उकसा देता है और ना चाहते हुए भी उसे ब्लैक को शूट करना पड़ता है। अपने आखिरी पलों में ब्लैक उसी सिनेरियो को देख पाता है जिसे बचपन में देखकर वह खुश हो रहा था। आखिरी बार जिंजर मन ही मन में उसके थॉट्स पढ़ती है और उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि फाइनली उसे पीस मिल गया है और उसने अपने फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ वह अपने प्राण त्याग देता है। जिंजर और शार्लो काफी भारी ट्रेजेडी से गुजरे थे, लेकिन समहाउ वह भी अपने फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते। सेम सिनारियो से कहानी शुरू हुई थी और इसी सीन पर आकर ही खत्म हो गई।